जहां इस जमहूरियत को लोगों ने कबूल नहीं किया, वहां बर्बादी आई है, वहां तानाशाही आई है और वहां डिक्टेटरशिप आई है। लिहाजा अपने मिजाज को, अपने फिक्र को और वसी करने की जरूरत है। दोस्तों, इसके बाद अगला सेशन शुरू करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा शम्स तबरेज साहब को ही। उनके साथ होंगे डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स, सीनियर सब एडिटर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, अख्तरुल इस्लाम सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, सीनियर सहाफी। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। दोस्तों, ये कहा जाता है कि बिहार का हर शख्स सियासी तौर पे बड़ा ही जागरूक और बड़ा ही अवेयर होता है, और आज हमने इस बात को देख लिया कि हर शख्स अपने आप में एक ओपिनियन रखता है, अपने आप में उसके पास एक राय है, एक फैसला है, और जो है बिहार में हर शख्स जो है वो जो है सियासी तौर पर बहुत ही बेदार है। दोस्तों, अब इसके बाद मैं अपने पैनल का शुरुआत करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि शाम में जिस तरह का मौसम बिगड़ रहा था, उससे ये पेशिनगोई की जा रही थी कि आगे मौसम और भी बिगड़ने वाला है, और उसका नजारा हमने यहाँ देख लिया। बहुत शुक्रिया फैसल नजीर। हाज़रीन, हमारे चौथा और आखिरी सेशन है और इसके बाद एक बहुत ही अहम कलीदी खिताब होगा। हमारे मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, उनकी पूरी हिंदुस्तान की तारीख और पूरी जो पार्टियां बनी है हिंदुस्तान में उनकी नजर है, तो इस सेशन के बाद जो कलीदी खिताब होगा बहुत अहम होगा। हमारा चौथा और आखिरी सेशन है और इस सेशन का उन्वान है सीमांचल में एमआईएम का सियासी तजुर्बा। हम इसलिए करके हमारा जो बैनर आप देख रहे हैं, हम हिंदुस्तान में मुसलमान सियासी लाएहमल क्या होना चाहिए, हमने अपने खुतबे इस्तक़बालिया में बहुत तफसील से बताया था कि अब पोलराइजेशन का वक्त नहीं रह गया है। हर पार्टियां यानी मुख्तलिफ कम्युनिटी के, बिरादरी के, जात के लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बना रखी है, इलेक्शन लड़ते हैं और अलायंस में वो शामिल होकर हुकूमत में हिस्सेदारी लेते हैं। अगर कहीं किनारे पर है तो हम मुसलमान हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में चंद एक पार्टियों ने गुज़िश्ता 15-20 सालों के दौरान नजरियाती तौर पर एक पार्टी बनाई है, काम करना शुरू किया है और जमीन से लेकर वो काम कर रहे हैं, जिसमें 3-4 पार्टियों का एक नुमाया रोल है। एसडीपीआई का मैं बार बार तस्करा करता हूं कि वो पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है, सोशल मूवमेंट वो पार्टी चलाती है, हर जगह वो काम करती है, सब लोग जानते हैं। एक दूसरी ऐसी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसका मरकज हैदराबाद था, लेकिन उस पार्टी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की। महाराष्ट्र में उसके 2 एमएलए हैं, उत्तर प्रदेश में उसके काउंसलर और जिला परिषद वगैरह की अनगिनत तादाद है। कि पार्टी भी आगे बढ़ रही है, आवाम उस पर एतमाद कर रही है। आसाम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जिसने बीजेपी कांग्रेस दोनों से छुटकारा हासिल करके एक तीसरा रास्ता अपनाया। इन सब पार्टियों के यही एक मकसद है कि हम भी अपना स्पेस बनाएं और हम कांग्रेस, बीजेपी, किसी भी और पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के बजाय इस एरिया से इन पार्टियों के टिकट पर कोई इलेक्शन लड़े और इससे वो सेकुलर पार्टी अलायंस में रखे या न रखे, लेकिन उम्मीदवार हमारा ऐसा हो ताकि वो बोलने में आजाद हो, काम करने में आजाद हो, किसी पार्टी टाइमलाइन का मोहताज न हो, उसके मुंह पर ताला न लगाया जाए। सीमांचल में इस वक्त मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन तजर्बा कर रही है। सीमांचल की बात इसलिए होती है कि सीमांचल हिंदुस्तान का एक ऐसा खित्ता है जहां तकरीबन कश्मीर के बाद दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। सीमांचल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और मधेपुरा जैसे अजला आते हैं और इन अजला में से किशनगंज में तकरीबन 70% मुस्लिम आबादी है, अररिया में 44% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में 46% मुस्लिम आबादी है, पूर्णिया में 40% मुस्लिम आबादी है। और इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी इस बात के लिए काफी है कि वो अपना एक उम्मीदवार जिता सके, अपने वोट की बुनियाद पर किसी को पार्लियामेंट पहुंच जाए। और अगर एक नजरिया के तहत कुछ लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं तो वो हमारी आवाज होंगे, कमजोरों की, मजलूमों की, बेकसों की ताकत वो बनेंगे। तो इस वक्त सीमांचल में एमआईएम गई है। 2015 में उसने सिर्फ 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और उनके 6 कैंडिडेट ने उससे ज्यादा वोट लाए जितने समाजवादी पार्टी के 240 उम्मीदवारों ने पूरे बिहार में हासिल किए थे। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में एमआईएम ने सिर्फ सीमांचल में एक किशनगंज की सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा है। तो ये हमें अब इस मौका पर क्या करना चाहिए? क्या एमआईएम को सीमांचल में आना चाहिए? उसकी जो सियासी पॉलिसी है, उसका जो नजरिया है, उसे हमें तस्लीम करना चाहिए, साथ देना चाहिए, या फिर हम कुछ लोगों की जुबान में ये कहें मुसलमान सेकुलर पार्टी यानी लालू की पार्टी हो, राहुल गांधी की पार्टी, इसी किसी पार्टी का हिस्सा बनकर रहे, मुसलमान ओवैसी
बदरुद्दीन अजमल या ई अबू बकर जैसी किसी भी पार्टी को सपोर्ट ना करें, इसी पर हम करेंगे। और माजरा चाहता हूं कि हमने बहुत ज्यादा तफसील आपको इस बारे में बताया, आपका वक्त लिया, लेकिन हमें ये मौजूद से मुताल्लिक तफसील बताना हमने जरूरी समझा। और हम आगाज करेंगे, यहाँ पर हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, तज्जिया निगार हैं, टीवी चैनलों पर अक्सर देखते हैं, जो बहुत मुतल्लिल गुफ्तगू करते हैं। जनाब मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब हैं, उनसे हम जानेंगे कि मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब MIM हैदराबाद के बाद अब सीमांचल में एक तजर्बा कर रही है, आपको क्या ऐसा लग रहा है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से मिल्लत टाइम्स की पूरी टीम को और ख़ास तौर से शम्स तबरेज़ साहब को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम इन्होंने मुस्लिम एंगल से एक गौर व फिक्र करने की ज़रूरत और अहमियत का एहसास तो किया। इसके लिए ये काबिल मुबारकबाद है। अब बात आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, मेरे ताल्लुक़ से जो लोग मुझे पढ़ते हैं या मुझे सुनते हैं वो सब जानते हैं कि मैं बहुत वाज़ेह मुस्लिम क़यादत में सेकुलर पार्टियों का तरफदार हूँ। मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा। मुस्लिम क़यादत में सेकुलर पार्टियों का तरफदार हूँ, और इसलिए हूँ कि पिछले 70 साल के तजर्बात ने ये साबित किया है कि अगर किसी पार्टी की क़यादत हमारी नहीं है, हम सिर्फ वहाँ पर वर्कर हैं, हम मेहनत करते हैं, पार्टियों को जिताते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब वक्त फैसले का आता है तो हम अपने जज्बात को महसूस कर रह जाते हैं। कभी हमारी थोड़ी बहुत सुनी जाती है, अक्सर नहीं सुनी जाती है। 2013 में यूपी में शामली मुजफ्फरनगर के फसादात हुए। सही कहा डॉक्टर मोहतरमा तस्लीम कोसर साहिबा ने। 64 MLA थे, सब बेजुबान थे। एक अकेला आदमी था, इसलिए मैं आजम खां से उसके गायबाने में मोहब्बत करता हूँ। उसके सामने कभी उसके मुंह पे उसकी तारीफ नहीं की और न करूँगा। एक गैरतमंद मुसलमान है, किसी भी एतबार से दब करके लच करके मुसलमानों की आबरू का सौदा करके मुलायम सिंह से सियासत नहीं करता। अकेली आवाज़ थी जिसने उस वक्त शामली और मुजफ्फरनगर के मामले पे ज़बरदस्त एहतजाज किया। राम गोपाल जैसे आदमी ने चैलेंज किया तो उसको भी उसने चैलेंज किया। तो इसलिए अपने जो अच्छे लोग हैं, आपके लिए बोलने वाले, लड़ने वाले लोग हैं, उनकी कदर कीजिए। एक बात शम्स तबरेज़ भाई, चूंकि बहुत लड़ लिए हैं ये लोग, मैं थोड़ा सा पानी भी डालने की कोशिश करूंगा, ठंडा करूंगा मौसम को और माहौल को। देखिए, अब आती है बात अगली। अगर हम इस सेशन को पूरे को सिर्फ एक इलाके के एक कैंडिडेट पर मुनहसिर कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि हम अपने साथ भी इंसाफ नहीं करेंगे, इन सब लोगों के साथ भी नहीं करेंगे और पूरी मिल्लत के साथ भी नहीं करेंगे। हमें जो है इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हम मुस्लिम क़यादत को कैसे निकाल के लाएं, और अगर कहीं पर कोई दबे हुए, किसी कोने में सिमटे हुए कुछ अफराद सलाहियतों वाले पड़े हुए हैं, उनको हम अपनी ताकत पीछे से दे करके कैसे उनको निकाल के लाएं, इसके लिए हमें सोचना और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। ये है असल चीज़। तीसरी बात मैं एक और कहूँगा, हमें मुस्लिम पार्टियों से मोहब्बत है, करनी चाहिए। मुस्लिम क़यादत में सेकुलर पार्टी बननी चाहिए, लेकिन सच्चाई को कबूल करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमारी सारी मुस्लिम क़यादत वाली सेकुलर या मुस्लिम पार्टियां इलेक्शन से 3 महीने पहले बेदार होती हैं, मीटिंगें करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती हैं, प्रेस रिलीज जारी होती हैं, और उसके बाद इलेक्शन का नतीजा आने के बाद फिर 5 साल के लिए सो जाती हैं। दोस्तों, इससे क़यादत नहीं होती। जिस तरह से सर, एक मिनट में बीच में आपको रोकूंगा। हम यहाँ उन पार्टियों की बात करें जो पूरे साल मुताबिक रहती है। हाँ, मैं लेकिन कह के वहीं आ रहा था, आपने बिला वजह और तसलसल तोड़ दिया। तसलसल मत तोड़िए, मैं लेकिन कह के वहीं आ रहा था। लेकिन जो पार्टियां मुसलसल पूरे 5 साल मैदान में काम कर रही हैं, या उनके बाद लीडरान कुछ मखसूस इलाकों को निशानदेही करके वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी ताकत बनी है। अगर आपने एक सिंबल निकाल लिया, मिसाल के तौर पर अख्तरुल ईमान की बात होती है। अब्दुल कादिर शम्स साहब जानते हैं कि पिछले इलेक्शन में भी बात आई थी, मैंने खुद इनको याद दिलाया था। क्योंकि मैं क्यों कदरदान हूँ उनका, मैं इसलिए कदरदान हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी से मौलाना असरार साहब रहमतुल्लाह अलैह इलेक्शन लड़ रहे थे और
ये भी बराबर में इलेक्शन लड़ रहे थे जेडीयू से, नीतीश कुमार की पार्टी से, जो उस वक्त बरसर इक़्तिदार पार्टी। अख्तर वासे ने भी वही बात कही थी, मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस आदमी ने बगैर किसी मुतालबे के, किसी मिल्लत के किसी फर्द ने उनसे मुतालबा नहीं किया था, किसी कैंडिडेट ने उनसे मुतालबा नहीं किया था, उसने अपनी मिल्ली गैरत को अंदर से महसूस किया और आपके लिए अपने पूरे कैरियर की कुर्बानी दे दी, तो क्या वो इसका मुस्तहिक नहीं है कि आज आप उसका कैरियर बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने इलाके की मिल्लत को एक मजबूत क़यादत देने के लिए सामने निकाल के लाए? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। रह जाती है बात ये कि किसने क्या किया किसने नहीं किया। हमें उन पार्टियों से गिले शिकवे जरूर हैं जो इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन अगर हम इस वक्त कांग्रेस के सारे कीड़े निकाल के परोसेंगे तो बीजेपी आरएसएस उसका फायदा उठाएंगे। इसलिए जो कुछ शिकवे शिकायतें हैं वो करेंगे, बाद में करेंगे। अब ये इलेक्शन के 1.5 महीने तक इनकी बात नहीं करेंगे। अब सीधा अपने आप को बिल्कुल टारगेटेड करके सीधे वहां निशाने पे वार करना है कि जहां से हमें उन दुश्मन लोगों को, हम किसी के अपनी तरफ से दुश्मनी नहीं करते, लेकिन जो हमारी दुश्मनी करने पर बैठे हुए, जो हमारे वजूद को मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको भाई इलेक्शन में हराने के लिए आपको तमाम सारी नापसंदीदा पार्टियों को भी कबूल करना पड़ेगा, उनके कैंडिडेट को भी, क्योंकि उस बड़े अजदहे को आपको रोकना है अपने हलक तक आने से, हमें निकलना है। हम इस हमारे सेशन का उन्वान है कि एमआईएम सीमांचल में गई है, तो सीमांचल के जो मसाइल जो इश्यूज हैं क्या उसको एमआईएम हल करने में मुआविन साबित होगी और वहाँ का जो जोग्राफिया है उसके लिए एमआईएम सूटेबल है। हमारे साथ हैं तज्ज़िया निगार और इंटरनेशनल फिगर जनाब अख्तरुल इस्लाम सिद्दीकी साहब। हम उनसे कहेंगे कि आप इस नज़रिया इस सिलसिले में अपना ख्याल पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। यहाँ मैं कुछ चेहरों को देख रहा हूँ कि सीमांचल से हैं और बेशुमार ऐसे भी चेहरे हैं जो सीमांचल से नहीं हैं। मैं जो लोग सीमांचल से नहीं हैं मैं उनके इल्म में इजाफे के लिए एक बात ये कह दूँ कि सीमांचल बिहार का कोई रस्मी ऑफिशियल नाम नहीं है। नेपाल के बॉर्डर में जो अजला वाक़े हैं उनको हम सीमांचल कहते हैं। वहाँ 4 तकरीबन एमपी की सीटें हैं और 24 के करीब शायद के एमएलए की सीटें हैं। मैं सीमांचल का रहने वाला हूँ और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं मैं तकरीबन उन लोगों में उम्र और तजुर्बे में तो हो सकता है कि कम हूँ, लेकिन तकलीफ जो सही है मैंने उनमें से सबसे ज़्यादा मैंने तकलीफ सही है। सीमांचल में हमेशा कांग्रेस पार्टी जीती है, कभी कभार कांग्रेस पार्टी की वजह से बीजेपी जीती है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इशारों में बात करता हूँ और मेरी बातों को किसी के ऊपर तनकीद न समझी जाए। मैं तज़किया कर रहा हूँ कि कभी कभी कांग्रेस जीती और कांग्रेस की वजह से कभी कभी बीजेपी जीती है, लेकिन दोनों पार्टियों ने जीतने के बाद हमारे साथ जो व्यवहार किया है, आप में से जो लोग सीमांचल के नहीं हैं वो जाकर के देखिए कि हमारा उन्होंने क्या हाल कर रखा है। हमारे पास स्कूल नहीं है। मेरी सगी बहन 1981 में उनकी यहाँ पहली विलादत होने वाली थी। मेरे घर में ये पछुआ का महीना था, मेरे घर में कोई मर्द नहीं था सिवाय मेरे छोटे बच्चे के। मैं सोसाइटी अंदर से चलाना था। मैं ब्लॉक गया डॉक्टर को लाने के लिए। वो डॉक्टर पढ़ा लिखा डॉक्टर था, बाहर का था, सीमांचल का नहीं था। उसने मेरी बहन के दर्द के तकलीफ को भी गवारा नहीं किया और वो डॉक्टर हमारे घर पे नहीं आया। हम उस तकलीफ से निकल करके आए हैं। आज अगर उस तकलीफ से निकालने के लिए कोई हैदराबाद से आता है, कल कोई गुजरात से आता है, कल कोई दिल्ली से आता है, कल कोई केरला से आता है, मुझको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आया कहाँ से है। मुझको मतलब इससे है कि वो मेरे लिए दवा लाया है कि नहीं लाया। अगर वो मेरे लिए दवा लाया है, सीमांचल में की जो पार्टी है एमआईएम की पार्टी, उसके बारे में हमेशा ये लोग कहते हैं कि हैदराबाद की पार्टी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा है या हिंदुस्तान से बाहर है? बीजेपी पे कब्जा, इस हिंदुस्तान पे कब्जा 2 आदमी ने कर रखा है। एक आपके प्राइम मिनिस्टर ने, एक तड़ीपार उसके सदर ने। उनके बारे में कोई नहीं कहता कि हिंदुस्तान पे हमसे वोट मांगने के लिए गुजरात से एक आदमी आया है। आप इस भ्रम में क्यों चले जाते हैं कि कोई आदमी आपको ये बहकाता कि वो हैदराबाद से आया है? मैं डूब रहा हूँ, मैं जाहिल हूँ, मेरे पास स्कूल नहीं है, मेरी आवाज हिंदुस्तान की ईमान में नहीं पहुंचती है।
मेरी बात हिंदुस्तान के बिहार के असेंबली में नहीं पहुंचती है, मेरी बात को पहुंचाने के लिए जो आदमी आया है, मुझको इससे कोई गर्व नहीं है कि वो कहां से आया है। अगर मेरे दवा का वो इलाज कर रहा है, मैं डूब रहा हूं, मुझको डूबने से उठा रहा है, मुझको इससे कोई मतलब नहीं है, मुझको उठने से मतलब है। आज की तारीख में आपने देखा कि 2015 की जो इलेक्शन हुआ, जिसमें अख्तर इमान साहब की शिकस्त हुई, सब लोगों ने ये कहा कि महागठबंधन महागठबंधन। मैं फेसबुक में बहुत लिखता हूं, मैंने उस वक्त भी कहा था, महागठबंधन करने से पहले भी मैंने कहा था कि ये इंतहा दर्जे का ठग बंधन है। नीतीश कुमार के डीएनए में बीजेपी है, कुछ वजूहात की वजह से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुआ है, जिसको फिर अख्तर इमान साहब ने बाद में समझा और देखा कि मैं किस तरह से ट्रैप हुआ हूं। बीजेपी उनके साथ क्या, नीतीश कुमार उनके साथ क्या करने आ रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि अख्तर इमान को अल्लाह ने हिदायत दी, बर वक्त नीतीश कुमार की साजिश को समझ गए और नीतीश कुमार की साजिश को समझ करके वहां फिरका परस्त के सांप को पनपने से पहले ये सांप के गले को उन्होंने घोट दिया। आज हम ये समझते हैं कि जब तक, मैं आपको एक मिसाल देकर के मैं माइक दे दूंगा, बिहार हैदराबाद में इनके 7 एमएलए हैं, अकलियत का बजट 13 करोड़ से 700 करोड़ पहुंचाया, 13 करोड़ से 700 करोड़ पहुंचाया अपनी ताकत की बुनियाद पर। आप बिहार में हैं, नीतीश कुमार अलग होकर के बीजेपी के साथ बढ़ गए, लल्लू जी की जो हालत है आप जानते हैं। आपकी आवाज उठाने के लिए बिहार के ईमान में कौन बचा है? हमारे यहाँ बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक आदमी जाकर के ईमान में क्या करेगा, बोल करके क्या करेगा। मेरे दोस्तों, कब्रिस्तान और शमशान बोल करके यूपी का खुदा नहीं रहता है। बोल करके क्या होता है? कुत्ते का बच्चा भी आ जाए, मर जाए तो हमें तकलीफ होती है, दिल्ली की गति मिल जाती है। और तुम कहते हो कि बोलने से क्या होता है? बोलने से बहुत कुछ होता है, लेकिन बोलने का तरीका चाहिए। बकौल डॉक्टर कलीम आजिज के, बात करके बेसलीका हो कलीम, बात करके बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। आज ईरान में जाकर के जो अच्छी तरह से अपनी बात को रखेगा, दुनिया सुनती है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, एक लम्हे में आपकी बात दुनिया के हर कोने में पहुंच जाती है, आपकी जुल्म की दास्तान दुनिया के हर कोने में पहुंच जाती है। आप अपनी ताकत को मजबूत कीजिए और सीमांचल को ना करके एक तजुर्बा कीजिए आप एमआईएम को सीमांचल में, उसके बाद देखिए कि हिंदुस्तान में उसके कितने खुशगवार असर पड़ते हैं। शुक्रिया। हम बात सीमांचल के मसाइल पर कर रहे हैं, एमआईएम का तजुर्बा कैसा होगा। हमारे पैनल में शामिल कई मेहमान सीमांचल से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, तजनिगार और मुसन्निफ जनाब डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स साहब। आप अखबारात में, टीवी चैनलों पर इन्हें देखते हैं। हम डॉक्टर साहब, एमआईएम सीमांचल में गई है, इस पर बहुत से लोगों को एतराज़ भी है, तो बड़ी तादाद उन्हें वेलकम भी कर रही है। आप सीमांचल के क्या लगता है आपको? देखिए, मौजू बहुत ही हसास है और बहुत ही वसी है। यहाँ पर जनाब कांग्रेस के एक बड़े लीडर मौजूद हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो स्वाद आज़म है वो कांग्रेस के साथ का था। आप पूरी तारीख उठाकर देख लें कि कोई भी मुस्लिम पार्टी 50 की दहाई में नहीं बनी, 60 में भी नहीं बनी। ये हालात पैदा क्यों हुए? एमआईएम, यूडीएफ या फिर दूसरी तंजीमें, दूसरी सियासी जमातें क्यों पैदा हुई? अभी जो है बात एमआईएम की है कि सीमांचल में उसका तजर्बा कैसा हो और उसको क्या रिस्पॉन्स दिया जाए। मैं सीमांचल से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं उसको वेलकम करता हूँ कि सीमांचल में एमआईएम का कोई तजर्बा और जो उसके मंसूबे हैं उसमें उसे कामयाबी हो। मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सीमांचल में मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कांग्रेस का साथ दिया, लालू यादव का साथ दिया, नीतीश कुमार का साथ दिया, तमाम पार्टियों का तजर्बा किया गया। लेकिन उन तजर्बात से जो तल्ख हक़ाइक़ सामने आए, जो मसाइल और मुश्किलात लोगों को सामने आते रहे, उसके बाद एक तवील जद्दोजहद के बाद एमआईएम ने वहाँ कदम रखा है। और एमआईएम का जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए और वहाँ पर जो कैंडिडेट है उनकी सरगर्मियाँ और उनकी जो उनका असम्बली में जो तारीखी किरदार रहा है उसको देखकर पूरा सीमांचल मुत्तहिद है। और मैं पूरे इलाके का दौरा करके आया हूँ, मैंने वहाँ के लोगों की आंखों में वो चमक देखी है। वो चाहते हैं कि जिस तरह हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में आकर
पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, उसी तरह लोगों की ये ख्वाहिश और तमन्ना है कि अख्तरुल ईमान किशनगंज से आकर पार्लियामेंट में पहुंचे और न सिर्फ मुसलमानों बल्कि इस मुल्क के दबे कुचले लोग जो बे आवाज हैं उनकी आवाज बुलंद करें। आप गौर कीजिएगा, जो बहुत सवालात हैं अख्तरुल ईमान पर या एमआईएम पर, वो सवालात हैं कि वो अकेले जाकर पार्लियामेंट में क्या करेंगे। अकेले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने क्या किया सारी दुनिया जानती है। और अभी मोहतरमा तस्नीम कौसर ने कहा कि 64 एमएलए यूपी असेंबली में मौजूद रहे, मुजफ्फरनगर फसाद हुआ लेकिन कोई मुत्तहिदा आवाज बुलंद नहीं हुई, अखलाक का कत्ल हुआ, कोई मुत्तहिदा आवाज बुलंद नहीं हुई। मैं मुसलमानों की ऐवानों में नुमाइंदगी के हवाले से दर्जनों मज़ामीन लिख चुका हूँ और उसकी हिमायत करता रहा हूँ, लेकिन जब हमने देखा कि आज़ादी के बाद इतनी बड़ी तादाद कभी किसी भी असेंबली में नहीं हुई, लेकिन उसी के बाद इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने आई, उनसे कुछ नहीं हुआ, तो अंदाज़ा यह हुआ कि अफराद तादाद से कुछ नहीं होता, अफराद चाहिए, तादाद से कुछ नहीं होता। एक आदमी अगर आपका है और वो सच्चाई के साथ बात कर रहा है, आपकी नुमाइंदगी कर रहा है, हक इंसाफ की बात कर रहा है, तो एक आदमी भी 100 लोगों पर भारी होता है। हमने उसको बिहार में तजर्बा किया, जब देखा, अब गौर कीजिएगा जरा, मैं बहुत खास नुक्ते की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ कि बिहार में अख्तरुल ईमान लालू प्रसाद यादव पार्टी से एमएलए थे और मैं इस बात का आज एतराफ़ करता हूँ, लालू प्रसाद यादव बहुत ही मुखलिस और बहुत ही सेकुलर मिजाज और उनके डीएनए में सेकुलरिज्म है, उन्होंने जिस तरह का किरदार अदा किया है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब अख्तरुल ईमान सूर्य नमस्कार के हवाले से जब असेंबली में बोल रहे थे, असेंबली से बाहर बोल रहे थे, जब बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, पूरे हिंदुस्तान की मुसलमानों की या फिर सेकुलर लोगों की नज़र उन पर जा रही थी, तो लालू यादव ने उनसे कहा था कि ज़्यादा मुसलमान मत करो वरना हमारा हिंदू वोट भाग जाएगा। आप इस पर गौर कीजिए। आप अभी यहाँ पर शकील उज़्ज़मान अंसारी साहब मौजूद हैं, उनको याद होगा, अभी चंद दिनों पहले गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं, हिंदुस्तान का इतना बड़ा लीडर, कांग्रेस के कद्दावर लीडर, वो कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि हमें पहले मुख्तलिफ सियासी जो लीडरान है, खुद कांग्रेस के लीडरान, हिंदू लीडरान, मुसलमान लीडरान, जो भी, उनको अपने जलसों में उन्हें नहीं बुलाया जाता है। उनका ये दर्द छलका कि उन्हें बुलाया नहीं जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता? इसलिए कि अगर गुलाम नबी आज़ाद उसके जलसों में जाएगा, उसके इंतखाबी जलसों में जाएगा, तो उससे हिंदू वोट भाग जाएगा। ये देश का ये नया निज़ाम, एक नया मिजाज पैदा हुआ है। ऐसे मिजाज में हम बहुत बड़ी तादाद ऐवानों में नहीं चाहिए, हमें चंद लोग चाहिए जो हमारे हक की बात, हमारे इख्तियारात की बात, हमारे एम्पावरमेंट की बात पूरी ताकत के साथ उठाए। उसे ये कहना ना पड़े, उनसे इजाज़त लेना पड़े कि सोनिया गांधी से इजाज़त लेना है, उसे इजाज़त लेना पड़ेगा कि मुलायम सिंह से इजाज़त लेना है, तब बोलना है। आप एक दर्द सुनिए, उसी सीमांचल का एक सपूत हजरत मौलाना मोहम्मद असरारुल हक कासमी, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, वो इस दर्द से कराहते रहे। उनके ऊपर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जब शरीयत बिल आया तो वो बोल नहीं पाए, बोला नहीं, बोलना जरूर चाहते थे, वो उनको बोलने नहीं दिया गया। इसलिए मैं तादाद मुझे नहीं चाहिए, हमें अफराद चाहिए। शुक्रिया। शुक्रिया, काफी लंबी गुफ्तगू हो गया। मैं यहाँ पर एक कमेंट जोड़ करके मंजर भाई की राय लूंगा। उसी सीमांचल के एक बहुत बड़े बेबाक लीडर थे अलहाज तस्लीमुद्दीन, उनका इंतकाल हो गया। मुझे याद आ रहा है कि 1996 में हिंदुस्तान में मखलूत हुकूमत बनी थी एसडीओ गौड़ा की क़यादत में, और वो वजीर दाखिला, मतलब वो मरकजी वजीर दाखिला उस वक्त कोई नहीं था, होम स्टेट मिनिस्टर के तौर पर तस्लीमुद्दीन साहब थे। उन्होंने बापी मस्जिद के सिलसिले में चार्जशीट खुल कर दिया, जिसमें अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 40 से कितने लोगों का नाम था। जब उन्होंने ये फैसला किया तो जिन पार्टियों ने सपोर्ट करके एसडीओ गौड़ा को वज़ीर आज़म बनाया था, उन्होंने दबाव बनाया कि या तो तस्लीमुद्दीन अपना फैसला वापस ले, तस्लीमुद्दीन साहब अपना फैसला वापस ले, या हम इस हुकूमत को गिरा देंगे। बिलाखिर तस्लीमुद्दीन साहब ने हुकूमत को गिराने के बजाय इस्तीफा दे दिया। तो नोट करने की बात है कि अगर कोई मुस्लिम लीडरशिप उन पार्टियों में रहकर के अगर उसने कोई आवाज उठाई है, सच्चाई पर उन्होंने अमल किया है,
तो उनको डिमोलाइज कर दिया गया है, और इस वजह से हुआ कि वो उस पार्टी की वजह से थे। बहरहाल ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। हमारे साथ है मंजर इमाम साहब, यंग स्कॉलर और इंटरनेशनल दानिश्वर हैं और सीमांचल से ताल्लुक भी रखते हैं। ये जो हमारी बहस हो रही है इस पर हम आपकी राय भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बोलने के लिए मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चंद बातें अर्ज करना चाहूँगा। सीमांचल के ताल्लुक से एक बात तो ये कही कि सीमांचल कोई डिफाइन एरिया नहीं है, ये ऑलमोस्ट अब डिफाइन हो गई है। लगभग 7-8 अजला हैं जिनको सीमांचल के नाम से जाना जाता है, ऑफिशियली ना भी हो, अनऑफिशियली ये डिक्लेयर्ड है ऑलमोस्ट। उसमें से कोसी और पूर्णिया कमिश्नरी, ये 2 कमिश्नरियाँ हैं, उन ज़िलों को सीमांचल के नाम से जाना जाता है। उत्तर दिनाजपुर जो वेस्ट बंगाल का उस इलाके से मिला हुआ ज़िला है, उसको भी लोग सीमांचल का ही हिस्सा मानते हैं। विवेक काटजू एक बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट है, मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने एक मौके पे कहा था कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी। सियासत मौके से फ़ायदा उठाने का नाम, और आपने क्या बेस बनाया है, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितना ब्रॉड बेस आपका है या नैरो है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये मौका तो बिल्कुल नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सियासी तौर पे अपने आप को जागरूक करने की कोशिश करें, क्योंकि पॉलिटिक्स करने से पहले उसके पीछे प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है, कंसेप्शन ऑफ स्ट्रेटजी होती है, और लास्ट में हम जाके फाइट करते हैं। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। मैं एक वाकया सुनाऊँ, थोड़ा सा वक्त लूँगा लेकिन बहुत काम का ये साबित हो सकता है। आप ज़रा जाएं केरला की हिस्ट्री का मुताला करें। केरला में क्रिश्चियनिटी लगभग 4वीं सदी में आ गई थी। इस्लाम का वहाँ पे जो नुज़ूल हुआ है या मुसलमान आए हैं, खासकर ताजिर, वो 7वीं-8वीं सदी में आए हैं। आपको बता दूं, जब इस्लाम आया, ये जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे शख्सियत परस्ती और बहुत सारी चीज़ों की परस्तिश होती रहती है। वहाँ एक बड़ा तबका जुल्म का शिकार था, और वो जो बड़ी ज़ात के लोग जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ ज़ातवादी ख़त्म नहीं हुई है, वो उनके जुल्म के शिकार थे। आपको पता है कि एक बड़ा तबका जिसको हम ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, बहुत मुख्तसर होने के बावजूद भी वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, और वो किस तरह पॉलिटिक्स करती है और अपने रूल को साबित करने की कोशिश करती है। केरला में जब इस्लाम क्रिश्चियनिटी की दोनों का आना हुआ है, तो बहुत से लोग जो मजलूम थे, जिनको इसकी भी इजाज़त नहीं दी कि मंदिर में जाके इबादत कर ले, वहाँ ये लोग सब परेशान थे। तो उनको ये इस्लाम का पैगाम बड़ा अच्छा लगा। क्रिश्चियनिटी में भी मोहब्बत का पैगाम बहुत है। हिंदुइज़्म आप ना उसको मज़हब नहीं कर सकते, लेकिन जो सनातन धर्म है उसमें भी मोहब्बत का पैगाम है। लेकिन ये लोग ऑप्रेस थे वहाँ पे, तो इनको इस्लाम में एक अपीलिंग चीज़ लगी उनके अखलाक की वजह से, तो बड़ी तादाद में लोग क्रिश्चियनिटी और इस्लाम कबूल करने लगे। अब जो प्रीस्ट होता है, उसकी सीट कहीं ना कहीं उसको खतरा लायक हो गया कि अब वो क्या करे। तो पता है वहाँ क्या किया गया? एक दुश्मन क्रिश्चियनिटी को बनाया जा सकता था, लेकिन आप कितने लोगों को उससे मुतासिर करेंगे? 2% भी नहीं है। तो एक बड़ा दुश्मन तैयार किया गया, और दुश्मन का नाम दिया गया इस्लाम। इसको चैलेंज का नाम दिया गया। मुसलमानों ने वहाँ पे कोई रद्द अमल नहीं किया, रिएक्शन नहीं था। रिएक्शन एक नेगेटिव पहलू होती है। उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उन्होंने क्या कहा कि हमें खतरा है, लेकिन हमारे साथ बहुत से इस देश के, हमारी इस रियासत के, इस खित्ते के बहुत से लोग हैं जो जुल्म का शिकार हैं, जिनको भगवान की इबादत की इजाज़त नहीं है, मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है। तो हम सब मिलके अपना दर्द क्यों न बांटें और इस दर्द का मुदावा ढूंढ लें। सब ने मिलकर कहा कि हम सब इस ऑपरेसिव निज़ाम के खिलाफ हैं। तो वहाँ कोई इस्लाम की बात नहीं आई, क्रिश्चियनिटी की बात नहीं आई, वहाँ जुल्म के खिलाफ लोग खड़े हुए, और एक बड़ा वाइड बेस तैयार हो गया, जो मैं विवेक काटजू की भी बात नकल कर रहा था। तो उस बेस की बिना पर आज आप देख लें केरला में जो लिटरेसी रेट है, और लिटरेसी क्या बल्कि आप एजुकेशन की रेट है, उसको देखना तो कितना फायदा हुआ है। तो हम नॉर्थ इंडिया में लोग क्या करते हैं, और यही ऑलमोस्ट यही रिपीट किया गया तमिलनाडु में, वहाँ भी लोग बहुत कामयाब रहे। नॉर्थ इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई कहीं और लड़नी है, लड़ते कहीं और हैं हम। तो जहाँ से हमें मजबूत होना है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, वो हम नहीं करते। हमारी कंसेप्शन नहीं है, हमारी प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है। हम इन चीज़ों को डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं कि किन चिड़ियों का नाम है, और हम फिर बात करने लगते हैं कि हमें लड़ना है, झगड़ना है। सीमांचल की बात आती है, सीमांचल में सियासत की बात आती है।
ये हम पॉलिटाइजेशन की बात इस मौके पे नहीं कर सकते। मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं देने जाऊंगा या किसी के लिए वकालत करने के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। सीमांचल का वो खित्ता बहुत अहम है, बहुत सेंसिटिव भी है, जैसा कि अब्दुल कादिर शम्स साहब ने भी कहा, और सेंसिटिविटी उसकी बहुत ज्यादा है। उस सीमांचल किशनगंज पूर्णिया से लगभग 300 किलोमीटर के रेडियस पे 3-4 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। तो आप याद रखिए कि कहीं सीमांचल को आजमगढ़ न बना दिया जाए, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जो फैसले लेने होंगे वो बहुत अहम फैसले लेने होंगे। मैं ऑर्गेनाइजेशन और अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की बात क्यों कर रहा हूँ? वहाँ पे हमारी 2 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसको हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी करके नाम से जानते हैं, अलीगढ़ और जामिया मिलिया, जिसपे हम अपना बहुत कुछ वहाँ से हमारे कौम के अफराद तैयार होते हैं। जामिया का जब वहाँ पे एक सेंटर बना डिस्टेंस लर्निंग का, तब भी मैं वाइस चांसलर के साथ था। जब उन्होंने ऐलान किया मैं उनकी टीम में था, जब वो वहाँ पहली मरतबा गए हमारे इलाके में। जब अलीगढ़ के लिए तहरीक चली तो 14 लोग जिनको जिम्मेदार बनाया गया था रेलवे ट्रैक को रोकने के लिए, जी वो सीमांचल से ही रिलेटेड है, तो उसमें भी मैं शामिल था और सबसे आखिरी बंदा था जो 12:30 बजे रात में हम लोग खड़े हुए। लेकिन अब आप देखिए कि जब हम यूनाइटेड हुए और हमने यूनिटी को शो कराया तो गवर्नमेंट मजबूर हुई हमें जमीन देने के लिए। तो क्या ये यूनिटी हम दिखा सकते हैं? रही बात, अच्छा MIM तक मैं आता हूँ आगे जाएंगे। अच्छा ठीक है। एक बुनियादी बातें करनी जरूरी है। अगले दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि सीमांचल में MIM का तजुर्बा कैसा होगा। हमारे ऑडियंस में कुछ लोग सीमांचल से भी हैं। हम जानते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि आपके इलाके में MIM गई है तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप उनको अपने मुस्तकबिल के लिए आप बेहतर समझते हैं, या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी वहां जीतती रही है उन्हीं पार्टियों के नुमाइंदों को जिन्हें आज़ादी हासिल न हो उनके मुंह पर ताले लगे हों? माइक दीजिएगा जो लोग बोलना चाहें उन्हें। बहुत ही मुख्तसर सवाल है मेरा, 2 जुमले का। किशनगंज में MIM जीतेगी या अख्तर उल ईमान जीतेंगे? इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि क्या अख्तर उल ईमान को पटना साहिब से लड़ा दिया जाए और MIM किसी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को किशन में ले आए। तो इस तरह के तजर्बा करके मेरा बेस इसी पे था। तो बुनियादी तौर पर आप ये समझ लें कि किशनगंज में अख्तर उल ईमान साहब बुनियादी अपने वजहों से जीत रहे हैं या कहीं ना कहीं MIM का उसमें कुछ रोल है? हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह को इलेक्शन लड़ाया गया था कानपुर से, रामपुर से। आप JNU के स्टूडेंट हैं, आप लोग वाकई बहुत खतरनाक आदमी हैं। आप मुझे ये बताइए कि रामपुर से मौलाना आजाद जीते थे या कांग्रेस जीती? अगर रामपुर से कांग्रेस भी जीती थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह भी जीते थे, तो किशनगंज से अख्तर उल ईमान भी जीतेंगे, MIM भी जीते। अगर वहां मौलाना अबुल कलाम आजाद जीते थे, कांग्रेस हारी थी, तो यहाँ पे MIM हारेगी, अख्तर उल ईमान। और कोई क्वेश्चन हो अगर पीछे? सर एक सवाल जी जल्दी बस यहीं से कर लिया। अच्छा, MIM की बात सीमांचल में ठीक है, कोई भी जीते, क्योंकि जो एक माहौल है बना हुआ है MIM को लेकर के और अख्तर साहब को लेकर के कि पहले भी विधायक रह चुके हैं, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। अगर मैं सपोर्ट करता हूं तो मैं डिफेंड नहीं कर पाता हूं, बहुत हद तक डिफेंड नहीं कर पाता हूं। क्या जो मसला है सीमांचल में MU का मसला है और भी यूनिवर्सिटीज का मसला है, क्या अगर वहां से जीतती है MIM तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले से बेहतर परफॉर्म करेंगे? अख्तर उल ईमान साहब 3 मरतबा MLA बने, लेकिन 8 साल हुए MLA के हिस्से से उन्हें काम किया। आप जरा मुझे बताइए, 2005 से पहले जब किशनगंज जाते थे उसी आसानी से जाते थे जिस आसानी से जाते हैं? ठीक है, सोनथा से भागा जब जाते हैं उसी आसानी से जाते हैं जिस आसानी से जाते हैं? स्पेसिफाई प्लीज, स्पेसिफाई। यस या ठीक है। आपकी इत्तला के लिए अर्थ है कि अख्तर उल ईमान साहब 3 मरतबा MLA बने और 3 मरतबा अपोजिशन के MLA बने। एक मिनट। अच्छा, अख्तर उल ईमान ने एक डेटा शाये किया कि बिहार में कितनी कहां की आबादी है
कितने थाने हैं, कितने स्कूल हैं, कितनी आबादी है, क्रॉप्स की कीमत क्या है, गवर्नमेंट की क्या क्या फैसिलिटीज हैं। अख्तर रहमान ने उस डाटा को शामिल करके बिहार की असेंबली में एक तकरीर की और बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर सेशन खत्म होने से पहले आपको 25 हाई स्कूल देता है। ये अख्तर रहमान के खाते में नहीं। एक मिनट, सूर्य नमस्कार होता है। आपके बिहार के असेंबली में अख्तर रहमान एक मुसलमानों के तरह ठेकेदार नहीं थे, और सूर्य नमस्कार को मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं समझता। आप किसी भी हिंदू चीज को हिंदुस्तान में मुसलमानों से रिलेट मत कीजिए, सेकुलरिज्म से, इस मुल्क के दस्तूर से रिलेटेड कीजिए। सूर्य नमस्कार हमारे सेकुलरिज्म के ढांचे पे एक जोरदार तमाचा था। अख्तर रहमान ने बिहार के असेंबली में उठकर के हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने का काम किया। अब इससे ज्यादा एक अपोजिशन के लीडर का क्या था? और आगे बढ़ते जरा सा और लोगों का कुछ मेरा नाम वकील जोरी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वही मुझे एक सवाल था उससे मिलते मिलता ही। मुसलमान और SC/ST 85% है। वो जो डर की बात है, मैं उस बात को करूंगा कि उस पर कोई बात नहीं हो रही है। मुसलमान या हिंदू बात हो रही है, SC/ST OBC की बात नहीं हो रही। जो एक बड़ा तबका है जो बहुत ज्यादा वोट रखता है, उसमें आबिद साहब से मैं सवाल कर रहा हूँ। इसी सवाल के ऊपर हम जोड़ देते हैं, फिर आप जवाब दीजिए। जो सीमांचल में जो MIM की पार्टी है, उनका चुनावी मुद्दा क्या है? जो बैकवर्ड कास्ट मुसलमान है, पढ़ाई है, एजुकेशन है, क्या मुद्दा है? इस पे जवाब दें। देखिए, ये सवाल तो यहाँ कोई पार्टी के तर्जमान के हैसियत से नहीं है। यहाँ हम एक नजरियाती तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि MIM इस तरह की कोई भी पार्टी अगर कुछ जगहों पर गई है तो हमें नजरियाती तौर पर उनको सपोर्ट करना चाहिए कि कल होकर के पार्लियामेंट में हमारे एक आज़ाद और मजबूत आवाज होंगे। सीमांचल में MIM है, कुछ और जगह पर, कुछ कर्नाटका में SDPI है, और भी कई जगहों पर कई पार्टियां हैं। तो हमें इस तौर पर इसको आप लेकर के चलिए। और यहाँ बहुत सारी खवातीन भी मौजूद है, अगर उनमें से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो उनको भी मौका दीजिए। हाँ, मैं दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, वकील जौहरी साहब ने जो सवाल किया है कि SC/ST की बात नहीं हो रही है और SC/ST का साथ हम लोग नहीं देते हैं। देखिए, हमें एक चीज समझनी चाहिए कि एक होता है मजलूम, हम भी हैं मजलूम, इस मुल्क के दलित और SC/ST भी हैं। हम दोनों मजलूमियत के एतबार से बराबर हैं। जब कहीं दलितों पर जुल्म होता है, ऐसा नहीं कि मुसलमान साथ नहीं देता। भाई, ये बात बाद में कर लेना है नौजवान, रुकिए। ऐसा नहीं है कि जब दलितों पर कहीं जुल्म होता है मुसलमान साथ नहीं देते। मैं 2 मिसाल दूंगा। ऊना में जब दलित बच्चों को मारा गया, असदुद्दीन ओवैसी ने जबरदस्त तरीके से आवाज को उठाया। शब्बीरपुर, दूधली, बुखारा, 2 जगह सहारनपुर में जब दलितों के खिलाफ बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म फसादात बर्पा किए गए तो मुसलमानों ने आवाज उठाई, असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाई और हम जैसे कमजोर लोगों ने भी उठाई। क्योंकि इत्तेफाक है कि मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव के करीब वो वाक़यात हुआ बिलोंग, हमने उस आवाजों को उठाया। लेकिन एक चीज होती है जो असल बात थी, बलीग नौवानी साहब से भी किसी ने वो सवाल किया था, उस पर हमें आना चाहिए। हम बहैसियत कायद, यानी बहैसियत एक कायद के क़यादत करते हुए हम पहल करके आगे बढ़े कि जब कहीं खालिस दलितों पर जुल्म हो रहा हो, वहां MIM जाए या बदरुद्दीन अजमल साहब जाए या पीस पार्टी जाए या उलमा काउंसिल जाए, वहां जाकर के क़यादत करते हुए जो है उनके जुल्म के खिलाफ लड़े। ये असल काम करने का है मेरे दोस्तों, इस पे हमें आना चाहिए। और यहाँ पर बात मैं समझता हूँ, किसी का तो जरा बताइएगा। एक जुमला और कह देता हूँ मैं कि देखिए, बदरुद्दीन अजमल साहब के खिलाफ भी बड़ी ज्यादती हो रही है। शकील भाई, अरे भाई 1 मिनट शांति रखिए। शकील साहब यहाँ पर मौजूद हैं, शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब एक्स मिनिस्टर बिहार के यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस के बड़े जिम्मेदारों में से हैं। मैं आपको जरिया बनाते हुए कांग्रेस की आला क़यादत तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम खुदा के वास्ते इस देश के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, आने वाले वक्त में आईन को बचाने के लिए कम से कम बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी की वो 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट वापस ले लीजिए या फिर कोई और तरीका निकालिए, लेकिन कम से कम ऐसा न कीजिए कि बीजेपी को सजा करके वो सीटें भी चली जाएं। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, हमारा वक्त 10 बजे हमें प्रोग्राम के ख़त्म करना था, वक्त ज़्यादा हो चुका है। अब ये सेशन हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए जो बार बार मिल्लत टाइम्स
से क्या गया, हम पर इल्जाम लगाया गया कि एन इलेक्शन के दौरान आप ये कॉन्क्लेव क्यों कर रहे हैं, क्या मकसद है। अब तो उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, पर्चे नामजदगी दाखिल किया जा चुका है। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हम इस मौके पर एक कॉन्क्लेव इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मकसद ये नहीं है कि किसको वोट दीजिए किसको वोट नहीं दीजिए। पता है मुसलमानों का एजेंडा मालूम है, हर मुसलमान पढ़ा लिखा शूर है कि हमें क्या फैसला करना है। दरअसल हम उन सेकुलर पार्टियों को ये आईना दिखाना चाहते हैं या हम अपनी मुस्लिम आवाम तक ये पहुंचाना आवाज़ और पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आपने जिन सेकुलर पार्टियों पर हमेशा भरोसा किया, उन्होंने आपकी मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियों को अपने अलायंस में शामिल नहीं किया या वो उनको ख़त्म करने, उनके वजूद को मिटाने पर लगे। तो कम से कम ऐसे हल्के जहां पर पहले से आपकी कोई मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियां मौजूद है या जहां पर आपके एक मजबूत उम्मीदवार किसी मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टी से जीत सकता है, वहां पर आप अपना एक फैसला कीजिए, अपनी पॉलिसी बनाइए कि यहाँ पर हमें क्या करना है। बाकी सीटों पर आप किसको वोट दे रहे हैं, किसे आपको जिताना है, हर एक को अपनी पॉलिसी का अंदाजा है। और ये सेशन हम यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये सवाल मेरे ख्याल में हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी हजरात से ये पूछना चाहती हूँ कि हम अपने इलाके में ओवैसी को किस तरीके से तलाश करें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपके सवाल। अब मैं ये सेशन खत्म कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर हमारे साथ जो सीमांचल के मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ है अख्तर इस्लाम सिद्दीकी साहब, वो अपनी बात पे सेशन। हाँ हेलो, जो मौजूद था असल में सीमांचल में एमआईएम का तजर्बा, देखिए उसको एमआईएम को सीमांचल में जाने का हक क्यों ना हो, जिसने आज़ादी के बाद से आज तक सीमांचल के हक की लड़ाई एमआईएम पार्लियामेंट में लड़ी है। सीमांचल प्राइवेट बिल पार्लियामेंट में पेश किया उन्होंने, वो मंजूर भी, वो मतलब टेबल भी हुई है, डिस्कस टेबल नहीं हुई है लेकिन मंजूर कर ली गई है, एक्सेप्ट कर ली गई है अब उस बिल पर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एमआईएम को पूरा हक है सीमांचल में, और जो उसके अलावा भी कहीं अगर जाना चाहें जहाँ जरूरी हो तो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।